हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसका नाम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत में सार्वजनिक संस्थान। तो आज हम इसका पहला यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन। तो आज हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक संस्थान आखिरकार किसे कहते हैं। तो आज ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो सार्वजनिक संस्थान है वो किसे कहते हैं आखिरकार। तो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या सार्वजनिक संस्थान है एक। तो आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं ये सार्वजनिक जो संस्थान है वो कहते किसे, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है आखिर है क्या। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में आप जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे ये अपना देश भारत है तो इसमें क्या है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट है, नीति आयोग है। तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, यानी देश को लोकतांत्रिक रूप से और अच्छे बेहतर ढंग से चलाने के लिए इन इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो पार्लियामेंट है वो देश के लिए कानून बनाता है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है देश में अच्छे तरीके से चुनाव करवाती है, यानी फेयर तरीके से चुनाव हो सके। जैसे कि आप ये जानते होंगे, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो इसमें क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बड़ी भूमिका है, और जो नीति आयोग है वो देश के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। तो ये क्या है, सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यानी जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। इसमें यही बेसिकली होता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब। तो आप सभी समझ गए होंगे, यानी जो पार्लियामेंट है, नीति आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, ये क्या करते हैं, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं। यानी जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है वो बना रहे और लोगों की हेल्प की जा सके पॉलिसी बना करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये है क्या आखिरकार। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, पार्लियामेंट हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये क्या है, एक सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट क्या करता है, देश के लिए कानून बनाता है, और चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव करवाता है, और नीति आयोग क्या करता है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, क्या करते हैं, ये सारी चीजें देश की प्रगति में हेल्प करते हैं। ओके, तो अब हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये थ्योरी में सारी चीजें दी गई है, तो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा और इसे समझाऊंगा भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा और। एक सार्वजनिक संस्थान एक स्थापित संगठन है जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार या सार्वजनिक इकाई के पास होता है। यानी इसमें ये बताया गया कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, एक स्थापित संगठन है, और जो इसका स्वामित्व है यानी जो ओनरशिप है वो सरकार के पास रहती है। वो सरकार इसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। ओके, और अपना नेक्स्ट पॉइंट है, संघीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या नगर पालिका द्वारा स्थापित या नियंत्रित कोई भी इकाई जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान और संबंधित अनुसंधान संस्थान भी शामिल है को एक सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या स्थानीय सरकार है, यानी जो भी पंचायती राज है और नगर पालिका हो गई, इनके अंडर जो भी क्या है, उच्च शिक्षा संस्थान आते हैं, यानी जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और अनुसंधान संस्थान है, यानी जो रिसर्च करते हैं, वो उन्हें क्या कहा गया है, एक सार्वजनिक संस्थान कहा गया है। जैसे कि किसी स्टेट में उसके अंडर क्या होता है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशन है, तो उसे हम कह सकते हैं ये क्या है, एक सार्वजनिक संस्थान है। उसे क्या करती है, सरकार उसे कंट्रोल में रखती है। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी नगर पालिका है, यानी जैसे दिल्ली में आप देख सकते हैं जो भी एमसीडी स्कूल है वो क्या करते हैं, वो नगर पालिका के अंदर आती है सारी चीजें। जैसे कि आप कहीं भी रहते होंगे तो जो 5वीं तक की स्कूल है, 1ली से 5वीं तक, वो क्या है, सारी नगर पालिका के अंदर आती है, यानी जो भी एमसीडी है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा संगठन है जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में गैर सरकारी संगठनों को भी सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इसका कंट्रोल और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, और कुछ मामलों में इसे प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो भी इसे हैंडल करती है, कंट्रोल करती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, ये संस्थाएं देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के सुचारू काम काज को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करती हैं। उनका अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कानून और सार्वजनिक नीतियां कैसे बनाई और लागू की जाती हैं। और इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे पार्लियामेंट हो गया यानी संसद हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, ये क्या करते हैं, जो देश में अपने डेमोक्रेसी है यानी जो और संवैधानिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो भी देश में पॉलिसी बनती है, कानून बनती है, उसमें भी क्या होती है, हमें जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक संस्थान लोकतांत्रिक शासन को
कायम रखने, नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है देश में शासन को बनाए रखने के लिए, नागरिकों के अधिकारों के लिए और कानून का शासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। यानी इससे क्या होता है, देश के जो नागरिक हैं उन्हें अधिकार मिलते हैं और जो देश की शासन व्यवस्था है वो भी बनी रहती है और कानून का शासन रहता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो भी अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उसकी मैंने फोटो लगा रखी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, ये लिखा गया है निर्वाचन सदन। ये क्या करता है, देश में चुनाव करवाता है। और ये आप देख सकते हैं नीति आयोग, ये क्या करता है, देश में जो भी पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट की हेल्प करता है। जैसे देश में पानी की समस्या है तो वो क्या करेगा, उसके लिए पॉलिसी बनाएगा कोई, जैसे हर घर जल योजना, ऐसा कुछ। और ये देख सकते हैं पार्लियामेंट, जो कि ये नया लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये देश के लिए कानून बनाता है, जो भी इसमें मंत्री वगैरह रहते हैं। तो ये क्या है, सारी चीजें पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसे हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पेपर के अंदर। ओके, और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करते रहना ताकि वो भी पढ़ सकें। ओके, अब हम देख लेते हैं ये डगलस नॉर्थ जो अंकल है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में आखिरकार कहा क्या है, इनको जो विचार है पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लेकर क्या है, तो हम इसमें जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, संस्थाएं मानव निर्मित वह बाधाएं हैं जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपर्क की संरचना करती हैं। उनमें अनौपचारिक बाधाएं, प्रतिबंध, निषेध, रीति रिवाज, परंपराएं और आचार संहिता, और औपचारिक नियम, संविधान, कानून, संपत्ति अधिकार दोनों शामिल है। तो मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि जो डगलस की विचारधारा है उसका मीनिंग क्या निकलता है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी देश में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यानी जो ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उसमें क्या कहते हैं, जो डगलस नॉर्थ ये कहते हैं, जो देश में जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो सभी क्या है, मानव निर्मित है। उन्हें क्या है, लोगों ने बनाया है। जैसे अपने देश में पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और नीति आयोग है, उनका मानना है कि ये सभी क्या है, मानव निर्मित है, ये लोगों ने ही बनाया है। तो ये ओबियसली सही बात है क्योंकि इनका लोगों ने ही निर्माण किया है। जैसे अपने देश में जो भी सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी से तो इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपर्क की संरचना करते हैं, यानी ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन ये क्या करती हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपर्क की संरचना को निर्मित करती हैं। ओके, और उनमें कुछ अनौपचारिक बाधाएं भी होती हैं, जैसे अनऑफिशियल ऑब्स्टेकल जिसे हम बोलते हैं, प्रतिबंध, निषेध, रीति रिवाज, परंपराएं और आचार संहिता। जैसे कि आचार संहिता के बारे में आप जानते होंगे, जब चुनाव देश में होता है तो उस समय क्या होता है, आचार संहिता लगाई जाती है, जिसमें क्या होता है, जो देश में जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती है वो कुछ कदम नहीं उठा सकती, कानून नहीं बना सकती, इसमें ये होता है। ठीक है, और है औपचारिक नियम, संविधान, कानून, संपत्ति दोनों, ये सारी क्या है, दोनों ही चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम आगे देख लेते हैं और क्या बताई गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये डगलस नॉर्थ है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये बेसिकली यही कहते हैं, जो भी अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, लोगों ने ही बनाया है, हम ही लोगों ने बनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट अपना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको मजा भी आएगा। सार्वजनिक संस्थाओं के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, हम आखिरकार क्यों पढ़ते हैं, उसकी आवश्यकता ही क्या है। हम नहीं भी पढ़ सकते हैं, आखिरकार हम क्यों पढ़े इसे, तो हम इसमें यह जानेंगे। सार्वजनिक संस्थाएं किसी भी समाज में शासन की आधारशिला होती हैं। इनमें सरकारी निकाय, प्रशासनिक एजेंसियां, अदालतें और कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी अन्य संगठन शामिल हैं। तो आपको पढ़ के इसमें समझ में आ रहा होगा कि जो ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं, यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है, सोसाइटी की क्या है, एक आधारशिला, यानी बैकबोन इसे कह सकते हैं। क्योंकि देश में पार्लियामेंट रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, तभी तो देश अपना आगे बढ़ सकेगा, तभी तो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, जो भी ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे ये क्या है, समाज की एक आधारशिला है। इनमें क्या है, सरकारी निकाय, प्रशासनिक एजेंसियां, अदालतें और कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं। यानी इसमें यह बताया गया कि जो देश में सरकारी निकाय हैं और जो प्रशासनिक एजेंसियां हैं, जैसे कि सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, अदालतें हो गई, ये क्या करती है, सारी कानून बनाती हैं। और देश में क्या करती है, जो ईडी है, सीबीआई है, ये देश में जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उनको उजागर करने का काम करती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है और यह राजनीति विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, कानून और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। यानी ये बताया गया है कि इसमें जो भी अपना पब्लिक इंस्टीट्यूशन है
वो राजनीति विज्ञान यानी पोल साइंस, सार्वजनिक प्रशासन, कानून और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में अपनी क्या रखता है, एक इम्पोर्टेंट रखता है, यानी वहाँ भी इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे सार्वजनिक प्रशासन में और राजनीति विज्ञान में इसकी क्या है, इम्पोर्टेंट है, एक अलग पहचान है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सार्वजनिक संस्थाएं बुनियादी ढांचे, आर्थिक योजना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित विकास के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, बुनियादी ढांचे। बुनियादी ढांचे बेसिकली क्या होती है, इसेंशियल नीड्स होती है, जैसे आर्थिक योजना हो गई, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, शिक्षा हो गई, ये क्या है, अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इमेज ये दिखाने के लिए लगा रखी है, जैसे पैसा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये क्या है, अपने डेली रूटीन में आने वाली बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं। जैसे ये आर्थिक योजना में आ गई काम, ये स्वास्थ्य हो गया, ये शिक्षा हो गया, ये क्या तीनों चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो क्या है, जो भी अपना पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, आर्थिक योजना बनाने में, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, संस्थानों का आयोजन कैसे किया जाता है, वे कैसे कार्य करते हैं, संस्थानों का एक दूसरे पर और व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब समझने के लिए संस्थानों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यानी बेसिकली इस लाइन में यही बताया गया है कि जो देश में अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसका आयोजन कैसे किया जा रहा है और उसका काम करने का तरीका क्या है और उसका लोगों पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है उस पर, उसका कहीं नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ रहा लोगों पे, कहीं अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो हम यही सारी चीज़ें इसमें अध्ययन करते हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके। नेक्स्ट, तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि इन औपचारिक संस्थानों द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। तो यानी इसमें यह बताया गया कि जो देश में तीनों शाखाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो ये विधायिका है वो क्या करती है, देश में कानून बनाती है। जब कानून बन जाता है तो क्या करती है, जो कार्यपालिका उसे लागू करवाती है। जब कानून लागू हो जाता है तो क्या करती है, उसे जो न्यायपालिका है उसे चेक करती है, जो ये देश में जो कानून बना है वो लोगों के लिए सही है या गलत है। यदि वो गलत पाया जाता है तो उसे क्या करती है, वो कैंसिल कर देती है। ओके। तो इसीलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो ये निर्णय ले रही है वो सही है या गलत है। ओके। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा देश में क्या है, अपने भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, विधायिका जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये क्या है, देश में एक महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या करती है, देश को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे एक बनाए रखती है। तो आपको पता ही होगा विधायिका क्या है, देश में क्या करती है, कानून बनाती है। फिर क्या करती है, जो कार्यपालिका उसे लागू करती है। फिर जुडिशरी क्या है, उसे चेक करती है। तो मैंने आपको पहले बताया था आपको। ठीक है। तो देख लेते हैं, जो विधायिका में उसमें क्या होता है, 2 सरकारें आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में कौन हो गया, मोदी गवर्नमेंट। और राज्य सरकार में आप कोई भी राज्य सरकार ले सकते हैं, जैसे बिहार में ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। ओके। तो यहाँ और भी चीज़ आती है, जैसे पार्लियामेंट हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था, पार्लियामेंट क्या करती है, देश में कानून बनाती है। इसमें 2 शाखाएं होती हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है। और ये राज्य सरकार में क्या होता है, जैसे 2 मंडल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्य में क्या है, सिर्फ एक ही चीजें होती है, यानी विधानसभा, और विधान परिषद सिर्फ कुछ ही राज्य में है। ओके। और एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं, जो ये कार्यपालिका है जो देश में कानून को लागू करती है। उसमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन आ गया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और जो कैबिनेट मंत्री हो गए। ओके। अब हम देख लेते हैं जुडिशरी के बारे में, जो भी अपने देश में न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं। जो सबसे बड़ा होता है देश में उसे क्या कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होता है, इन दोनों का माई बाप है, यानी ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर क्या होता है, उससे बड़ा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। फिर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, अपने सारी क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, शासन, बिजली वितरण, नीति निर्माण, जवाबदेही और सफल नेतृत्व सभी इन संस्थानों पर ही निर्भर करते हैं। जो लोग सार्वजनिक संस्थानों की जटिलताओं का अध्ययन करते हैं वे अपने देश के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को समझने और प्रभावित करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। यानी इसमें यह बताया गया कि जो देश में शासन व्यवस्था है, बिजली वितरण है, और जो पॉलिसी बनाई जाती है, और जो देश की सरकार की जवाबदेही है, वो क्या होता है, संस्थानों पे ही निर्भर करती है। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो बेटर तरीके से काम कर पाती है बिजली वितरण में, शासन व्यवस्था को बनाए रखने में।
और जो लोग हैं इस पब्लिक इंस्टीट्यूशन को समझ लेते हैं तो अपने देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। इसमें यही बताया गया बेसिकली। ओके, और इसमें अगला पॉइंट है, आज हम नई चुनौतियों और संभावनाओं का सामना कर रहे हैं। सरकार और सार्वजनिक नीति के भविष्य का निर्धारण करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन जरूरी है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जितने भी विश्व में देश है वो नई नई चुनौतियों और संभावनाओं का सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि यदि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उस देश का जो भविष्य है वो सुधर सकता है और जो वहाँ की पब्लिक पॉलिसी है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। यही बताया गया इसमें। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसमें क्या दे रखा है जैसे कि हम देख लेते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं असीमा सिन्हा के बारे में। इसमें क्या है कि उन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, तो क्या कह रही है तो हम वो सुन लेते हैं। उनका एक लॉजिक है यानी एक तर्क है, तो उसमें उन्होंने ये बताया जैसे कि सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन समन्वय, विश्वसनीयता और स्वायत्तता के पहलुओं से किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने ये बताया कि जो भी हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समन्वय, विश्वसनीयता और स्वायत्तता के पहलुओं पर हमें विशेष जोर देना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वह कहती हैं, संस्थानों के विश्लेषण के लिए डिजाइन सुविधाओं, परिणामों और स्थिरता के प्रकारों का आकलन करने के लिए एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक ढांचे और सावधानीपूर्वक मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। इस पैरा में ये बताया गया है कि जो भी अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसका हम विश्लेषण करते हैं, यानी उसका जो अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में पता लगा रहे हैं, तो हमें किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ती है ये बताया गया है। जैसे डिजाइन सुविधाओं की इसमें ज़रूरत पड़ती है और रिजल्ट जो होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है और जो शिथिलता होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ भी चीज़ें पता लगाना चाहते हैं और मैट्रिक्स की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है जिसके बारे में हम क्या है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, उनका तर्क है कि यह समझने के लिए कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं और किस प्रकार प्रभावी हैं, उन सामाजिक और राजनीतिक समझौतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जिन्होंने उनके गठन के दौरान उन्हें आकार दिया। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो भी ये अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो काम कैसे कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं और किस प्रकार वो देश में प्रभावी है, उनका प्रभाव क्या है। तो बेसिकली यही चीज़ें बताई गई हैं और इसमें एक और चीज़ें बताई गई हैं, जो भी राजनीतिक समझौते होते हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को आकार दिया जाता है वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। सार्वजनिक संस्थानों की प्रकृति में सार्वजनिक रूप की होती हैं क्योंकि वे बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित मामलों से निपटते हैं। यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो सार्वजनिक रूप की होती हैं। इसका मतलब यह है कि वो पब्लिक से जुड़ी हुई हैं, उनका जो मेन एम होता है वो पब्लिक की हेल्प करना होता है। ओके, और क्या ये बड़े पैमाने पर क्या होता है, जनता से संबंधित होती हैं। ठीक है, और इसके पॉइंट दे रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रतिनिधित्व, विधान, प्रशासन और निष्पादन, न्याय निर्णय, नागरिक कल्याण। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो पॉइंट है वो कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहला पॉइंट, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है लीडरशिप, किसी चीज़ को लीड करना। ओके, तो इसमें पढ़ लेते हैं, निर्वाचित निकाय या सार्वजनिक संस्थानों की संरचना लोगों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जवाबदेह बनी रहे। और इस पॉइंट में ये बताया गया कि जो भी ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो भी उनकी जवाबदेही है वो सुनिश्चित करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अपना विधान, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं। ये क्या करती है, देश में कानून को बनाती है। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, विधायी संस्थाएं कानून बनाती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और समाज को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं। और फोर्थ पॉइंट है अपने न्याय निर्णय। न्यायिक संस्थाओं के विवाद कानून के शासन को कायम रखने और संविधान की व्याख्या करते हैं। यानी इसमें यह बताया है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो देश में जो वाद विवाद होते हैं, जो झगड़े होते हैं और जो कानून के शासन होते हैं और जो संविधान की व्याख्या है वो सारी चीज़ें ये करते हैं। ओके, और इसमें लास्ट पॉइंट है नागरिक कल्याण। नागरिक कल्याण का मतलब बेसिकली ये होता है जो देश में जनता रह रही है, लोग रह रहे हैं, उनके लिए अच्छे काम करना, वेलफेयर स्कीम लाना। सार्वजनिक संस्थागत पदाधिकारियों का समग्र उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण प्रदान करना है। यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी देश में अधिकतम लोग हैं उनको अधिकतम कल्याण देना, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम फायदा, यही इसका उद्देश्य है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि है सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन के दृष्टिकोण। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके अप्रोचेस क्या हैं,
तो ये पेपर में आपके जरूर आएंगे, तो इसे आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ अब। तो उपागम बेसिकली क्या होता है, किसी भी समझने का दृष्टिकोण, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उपागम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, पहला क्या है अपना ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो भी अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कि वो कैसे बने हैं, उसके फैक्ट क्या रहे हैं पुराने समय में, उसकी संरचनाएं क्या थी, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो हिस्ट्री हमें यही बताएगी ऐतिहासिक दृष्टिकोण में, ओके। सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूरे समय संगठनों के ऐतिहासिक विकास पर दृष्टि रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी ये जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, ये जो इसका उपागम है, ये क्या करता है, जो ये संगठन है उसके ऐतिहासिक विकास पर जोर देता है। जो भी इसका पुराना विकास है उस पर विशेष, इस पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यह विधि उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और घटनाओं का पता लगाने का प्रयास करती है जिन्होंने सार्वजनिक संस्थानों के गठन और संचालन को प्रभावित किया है। इसमें यह बताया गया कि जो भी अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसका गठन कैसे हुआ, संचालन कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और उसके पीछे घटनाएं क्या रही हैं। यानी बेसिकली इसमें यह है, जो भी देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसका गठन कैसे हुआ है, संचालन कैसे हुआ है, उसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, ये सारी चीज़ इसमें पता लगाई जाती हैं, ठीक है। और आप उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो क्या बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारतीय संसद या कांग्रेस संयुक्त के विकास को समझने में औपनिवेशिक विरासत, संवैधानिक विवादों और युद्धों और सामाजिक आंदोलनों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रभाव की जांच करनी शामिल है। यानी इस पॉइंट में ये बताया गया कि जो भी अपने देश में संसद है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यदि उसे हमें समझना है तो जो अंग्रेजों का शासन था उस समय हमें जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा कि उस समय क्या समस्याएं थी, युद्ध का समय कैसा था, उस समय सामाजिक आंदोलन कैसे हुआ करता था। तो उस समय क्या है कि हम ये चीज़ें पढ़ने के बाद जो देश में पार्लियामेंट है उसे और अच्छे से हम समझ सकते हैं। और जो कांग्रेस है, ये जो क्या है, कांग्रेस क्या है, जो अमेरिका में संसद है उसका नाम है कांग्रेस, उसे भी हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, औपनिवेशिक शासन, युद्ध, आंदोलन को समझना पड़ेगा, तभी हम क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना तुलनात्मक दृष्टिकोण। तुलनात्मक दृष्टिकोण में क्या है कि जैसे दो देश है, जैसे एक है भारत और एक देश है अमेरिका। अमेरिका में संसद है उसका नाम है कांग्रेस, और जो इंडिया में संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। इन देशों की तुलना करना पार्लियामेंट की, तो हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो संसद है ये अमेरिका की संसद है जिसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस, और ये क्या है, इंडिया की पार्लियामेंट जिसमें कानून बनता है। दोनों में क्या बनता है, बेसिकली कानून ही बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें विभिन्न देशों की संस्थाओं की तुलना की जाती है, जैसे अमेरिका की संसद की भारतीय संसद है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में सरकार की संसदीय प्रणाली की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली से की जा सकती है। तो इसमें यह बताया गया कि जैसे ब्रिटेन में क्या है, यहाँ पे क्या है, संसदीय प्रणाली, और अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली है। तो इन दोनों की तुलना करना, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ये आप देख सकते हैं, और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, जो बाइडेन। और इसका आप नाम कमेंट में बताएंगे कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, ठीक है। तो इन देशों की जो ये प्रधानमंत्री हो गए, ये ब्रिटेन के, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, इन दोनों की तुलना करना क्या कहलाता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी जो अप्रोच है वो किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दृष्टिकोण हमें यह जांच करने की अनुमति देता है कि सार्वजनिक संस्थान विभिन्न संदर्भों और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करते हैं। यानी इस पॉइंट में यह बताया गया कि जो अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो विभिन्न परिस्थितियों में, यानी जो भी सिचुएशन आती है उसमें कैसे काम कर रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहा है, इसमें यही बताया गया है बेसिकली, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, समानताओं और अंतरों पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों या संस्थानों की तुलना करना सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन का तुलनात्मक दृष्टिकोण है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया कि देश में विभिन्न विभिन्न प्रणालियाँ, जैसे भारत में संसदीय प्रणाली हो गई, अमेरिका में कौन सी अध्यक्षीय प्रणाली जो राष्ट्रपति शासन है, उनके बीच तुलना करना। इससे क्या होता है, हम बेटर चीज़ों को निकाल पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को तुलना करते हैं तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़िया है। जैसे भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसकी जो तुलना करते हैं हम अमेरिका के जो अध्यक्षीय प्रणाली है उससे तुलना करने के बाद हम क्या निकाल पाते हैं, बेटर चीज़ इसमें निकाल पाते हैं। तो यही बेसिकली इसमें बताया गया है तुलनात्मक दृष्टिकोण में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं,
थर्ड पॉइंट है अपना कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो कार्यात्मक दृष्टिकोण में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे, जो देश में राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे चुनाव आयोग है, वो काम कैसे करता है देश में, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। ओके, हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कार्यात्मक दृष्टिकोण का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के भीतर सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य और भूमिका से संबंधित है। इसमें यह बताया गया कि जो देश में राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंडर जो ये सार्वजनिक संस्थाएं जो काम करती हैं, उसका काम करने का तरीका क्या है और उसकी भूमिका क्या रहती है, तो यही हम इसमें समझने वाले हैं। ओके, और इसका पॉइंट है नेक्स्ट, यह जांच करता है कि संस्थाएं प्रतिनिधित्व, कानून, प्रशासन और न्याय निर्णय जैसे कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करती हैं। और जो ये कार्यात्मक दृष्टिकोण है, ये देखता है कि जो देश में प्रतिनिधित्व है, कानून, प्रशासन और न्याय देने का सिस्टम है, वो काम कैसे कर रहा है, उसका अच्छे तरीके से निर्वहन तो हो तो रहा है ना, यही चेक करता है बेसिकली ये कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ चुनाव आयोग का एक इमेज लगा रखा है मैंने, जिसमें आपको ये पता लग पाएगा कि जो भी देश में राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंडर जो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली चुनाव आयोग का एक ही काम होता है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना। तो ये देख सकते हैं, जो ये राजीव कुमार है, ये क्या है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दृष्टिकोण ये समझने में मदद करता है कि संस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और कार्य क्षमता में योगदान कैसे करती हैं। यानी ये जो कार्यात्मक दृष्टिकोण, इसमें ये बताया गया है कि जो भी ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो राजनीतिक व्यवस्था को कैसे स्थिरता और उसकी कार्य क्षमता में योगदान करते हैं। यानी वो कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं देश में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत रखना, लोकतंत्र को मजबूत रखना, यही काम है कार्यात्मक दृष्टिकोण का। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट अपना संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया कि जो भी अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसका डिजाइन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट क्या है, यानी उसे कैसे बनाया गया है। ओके, तो पहला पॉइंट है इसमें सार्वजनिक संस्थानों को समझने का संरचनात्मक दृष्टिकोण उनके संगठन और रूपरेखा डिजाइन पर केंद्रित है। यानी जो ये दृष्टिकोण है, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन के संगठन और रूपरेखा के बारे में बताता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका के मामले में यह विधि न्यायालय की पदानुक्रमित संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल और न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों के आवंटन की जांच करेगी। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया कि जो देश में न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसमें जो उसके जो जज होते हैं उनकी भर्ती कैसे होती है, यानी जो नियुक्ति वो कैसी होती है, और जो जजों का जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है उनका कितना होता है, और उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो यही सारी चीजें पब्लिक इंस्टीट्यूशन चेक करते हैं, यानी जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसके जो करंट में सीजेआई हैं, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। और अपना फिफ्थ पॉइंट है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में ये बताया गया है कि जो देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनके भीतर जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो इम्प्लॉई हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो लोगों से किस प्रकार बातचीत करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, यही सारी चीजें व्यवहारिक दृष्टिकोण में चेक की जाती हैं। ओके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पहला पॉइंट है इसका, व्यवहारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक संस्थानों के भीतर व्यक्तियों के कार्यों, व्यवहार और बातचीत पर केंद्रित है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, यह दृष्टिकोण इस आधार पर आधारित है कि संस्थान लोगों से बने होते हैं और उनके आचरण का संगठन की समग्र सफलता पर पर्याप्त प्रभाव हो सकता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो लोगों से ही बने होते हैं और उनके आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसमें। थर्ड पॉइंट है व्यवहारिक दृष्टिकोण से संस्थानों की जांच करने वाले शोधकर्ता संस्थान के सदस्यों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, संचार पैटर्न और पारस्परिक गतिशीलता की जांच कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में यह बताया गया कि जो भी शोधकर्ता यदि वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका संस्थानों का अध्ययन करते हैं, तो वो लोगों के बीच निर्णय लेने की जो क्षमता है और संचार पैटर्न और पारस्परिक गतिशीलता के बारे में अच्छे से जांच कर सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हम देख लेते हैं, कानून निर्माता कैसे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और निर्णय लेते हैं, इसका अध्ययन विधायी निकाय की स्थापना में व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए आधारभूत पाठ्य सामग्री है।
यानी इसमें ये बताया गया कि जो भी अपने देश में कानून बनते हैं और उसमें जो संवाद करने वाले जो नेता वो कैसे बातचीत करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं। जो भी देश में कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, जो भी उसमें नेता है उनके बात करने का तरीका क्या है और लोगों से संवाद कैसे कर रहे हैं, उसमें स्पीच कैसे हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों पे बेसिकली इसमें जोर दिया जा रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? बिहेवियर, कैसे बात करता है इंसान, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जो सिक्स्थ अप्रोच है उसका नाम है संस्थावाद। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है आखिरकार। संस्थावाद एक व्यापक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है जो राजनीतिक परिणाम बनाने में संस्थाओं के महत्व पर जोर देता है। संस्थावाद के अनुसार संस्थाओं का व्यक्तिगत व्यवहार और समाज के परिणामों पर प्राप्त प्रभाव पड़ता है। तो यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी ये संस्थावाद है ये राजनीतिक परिणाम बनाने में संस्थाओं पर विशेष जोर देता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं राजनीतिक परिणाम बनाने में संस्थाओं के महत्व पर जोर देता। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है संस्थावाद के अनुसार संस्थाओं का व्यक्तिगत व्यवहार और समाज के परिणामों पर प्राप्त प्रभाव पड़ता है। यानी संस्थावाद के अनुसार क्या है कि जो भी ये देश में संस्थाएं उनका व्यक्तिगत व्यवहार और समाज के परिणामों पर क्या है विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसमें 2 पॉइंट इसमें बता रखे हैं, यानी जो संस्थावाद उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? ऐतिहासिक संस्थावाद और दूसरा है तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। का है ऐतिहासिक संस्थावाद। ऐतिहासिक संस्थावाद के अनुसार संस्थानों का ऐतिहासिक विकास और पथ आधारित विकास आधुनिक राजनीति पर उनके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान को ढालने में अतीत के कार्यों और निर्णयों के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो बेसिकली जो क पॉइंट है ऐतिहासिक संस्थावाद, तो इसमें यही बताया गया कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका ऐतिहासिक विकास और पथ आधारित विकास और आधुनिक राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी के बारे में हमें क्या है समझने में मदद मिलती है ऐतिहासिक संस्थावाद में, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट है दूसरा वाला, यह वर्तमान को ढालने में अतीत के कार्यों और निर्णयों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यानी जो भी वर्तमान में कार्य हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, उन पे क्या करता है, उनके महत्व पर जोर देता है ये और उनके निर्णय पे कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन वो कैसे डिसीजन लेते हैं और अतीत में कैसे कार्य करते हैं, यही सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इस दृष्टिकोण का उपयोग शिक्षाविदों द्वारा यह जांचने के लिए किया जाता है कि भारत के औपनिवेशिक अतीत ने उनके सार्वजनिक संस्थानों के स्वरूप और संचालन को कैसे आकार दिया। यानी इस पॉइंट में ये बता रखा है कि जो भी ये संस्थावाद का दृष्टिकोण है और जो इसके शिक्षाविद रहे हैं उन्होंने यह जांचने की कोशिश की है जो भारत का औपनिवेशिक टाइम पीरियड रहा है, यानी जो अंग्रेजों का शासन का टाइम पीरियड रहा है, उसने पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कैसे संचालित किया है और उसका कैसे आकार दिया है, कैसे उसका स्वरूप तैयार किया है, यही इसमें है। और संस्थावाद का जो ख पॉइंट है उसका नाम है तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो भी अपने देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जैसे पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया है कि जो भी इसमें काम करते हैं लोग वो क्या होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं और अपने तर्क के आधार पर काम करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इसमें यह बताया गया तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद में, ठीक है। तो हम इसमें बारी बारी से बाकी चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि क्या दे रखा है तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद में। तो स्टार्ट करते हैं। तर्कसंगत विकल्प संस्थागतवाद एक सैद्धांतिक ढांचा है जो राजनीतिक और नीतिगत परिणामों में संस्थानों की भूमिका की जांच करता है। तो ये क्या है जो तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद है, ये क्या है, सैद्धांतिक ढांचा है और जो ये राजनीतिक और नीतिगत परिणामों में संस्थानों की भूमिका की जांच करता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है ये विकल्प पूरी तरह से व्यक्तियों की तर्क संगतता पर आधारित होते हैं और संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली बाधाओं और अवसरों से प्रभावित होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो व्यक्ति की तर्क संगतता है ये उस पर आधारित होते हैं और ये अवसरों से भी प्रभावित होते हैं, ओके। और ये इसका थर्ड पॉइंट है इस दृष्टिकोण का तर्क है कि संस्थानों के अंदर व्यक्ति अपने स्वार्थ से काम करते हैं और संस्थागत ढांचे के प्रोत्साहन और प्रतिबंधों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी ये दृष्टिकोण है ये किसकी बात करता है कि जो इंसान है स्वार्थी है, जो भी संस्थानों में काम कर रहा है और ये क्या करते हैं, प्रोत्साहन और प्रतिबंधों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं भारतीय संसद में सांसदों के आचरण की जांच इस लेंस के माध्यम से की जा सकती है, यह ध्यान में रखते हुए कि संस्थागत नियम और चुनावी प्रोत्साहन उनके कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी इसमें उदाहरण में ये बताया गया कि जो भी भारतीय संसद है यानी जो भारत की जो पार्लियामेंट है
उसमें जो सांसद है वो एमपी है, उनका बिहेवियर कैसा है, इसके हम थ्रू पता लगा सकते हैं तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद के थ्रू। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में भी देखते होंगे, जो भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे, जो उसमें पार्लियामेंट में जो अपने एमपी वो किस तरीके से भाषणबाजी करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तो हमें इससे पता लगता है जो भी है उनका आचरण वो किस प्रकार है। तो आप समझ गए होंगे ख पॉइंट के बारे में, तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद यही कहता है जो इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, उसमें सभी क्या है, जो नेता है उनका आचरण खराब है, वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश हैं, यही बताया गया इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना 7th पॉइंट, जिसका नाम है सार्वजनिक चयन सिद्धांत। तो ये क्या कहता है सार्वजनिक चयन सिद्धांत? तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि जो भी देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, ये सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं, नैतिक कर्तव्य नहीं करते, यानी लोगों की भलाई नहीं करते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनका ये विरोध करता है सार्वजनिक चयन सिद्धांत। आप लोगों ने देखा होगा जो भी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर है कई बार रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या है, सार्वजनिक चयन सिद्धांत उनका विरोध करता है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही है जो सार्वजनिक चयन सिद्धांत है, वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है आईएएस, आईपीएस, ये उनका विरोध करता है इसमें। तो हम पढ़ लेते हैं। और सार्वजनिक चयन सिद्धांत राजनीति विज्ञान और सरकारी नीति में अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग है। ये यानी जो ये सार्वजनिक चयन सिद्धांत, ये राजनीति विज्ञान और सरकारी नीति है, उसका अर्थशास्त्र का एक अनुप्रयोग है, यानी एक्सपेरिमेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक चयन सिद्धांत सार्वजनिक हित सिद्धांत को चुनौती देता है। यह अधिक पारंपरिक रूप से स्थापित सिद्धांत है जो मानता है कि लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेना निर्वाचित प्रतिनिधियों या सरकारी कर्मचारी की ओर से स्वार्थी परोपकार से प्रेरित है। यानी यह बताया गया कि जो भी देश में नेता हैं और जो सरकारी कर्मचारी है, वो क्या करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये स्वार्थी परोपकार से प्रेरित है। यानी क्या करता है, ये स्वार्थ को मोटिवेट करता है। जो भी अपने देश में ये निर्वाचित प्रतिनिधि है, लीडर है, और जो सरकारी कर्मचारी है, उनको ये बढ़ावा देता है कि लोग स्वार्थी बने रहें। ये कह रहा है ये, जैसे कि आप सरल शब्दों में भी देख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में। सार्वजनिक हित सिद्धांत यह मानता है कि निर्वाचित और नियुक्त लोक सेवक समाज के कल्याण को अधिकतम करने की नैतिक इच्छा की तुलना में सब हित से अधिक प्रेरित होते हैं। जैसे कि आप सरल शब्दों में भी देख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में। सार्वजनिक हित सिद्धांत यह मानता है कि निर्वाचित और नियुक्त लोक सेवक समाज के कल्याण को अधिकतम करने की नैतिक इच्छा की तुलना में सब हित से अधिक प्रेरित होते हैं। यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी अपने देश में आईएएस, आईपीएस अपॉइंट होते हैं, वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, नैतिक इच्छा नहीं करते हैं। उनकी नैतिक इच्छा नहीं होती कि लोगों की भलाई की जाए, सिर्फ अपने स्वहित के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। सार्वजनिक चयन सिद्धांत नौकरशाही का विरोध करता है और इसके पदानुक्रमित प्रशासन की आलोचना करता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो भी नौकरशाही है, यानी ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, उनका ये विरोध करता है। वो बोलता है कि इनको नहीं होना चाहिए। और जो इनका पदानुक्रमित प्रशासन है, यानी जो सिलेक्शन होने का सिस्टम है, उनका भी ये विरोध करता है, आलोचना करता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक पसंद के समर्थक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के स्रोतों के बढ़ते उपयोग की सलाह देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि बता देता हूँ मैं। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी देश की सरकार है, उसमें रहने वाले एम्प्लॉई, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, वो क्या कहते हैं कि निजी कंपनियों से सामान खरीद करके पब्लिक लोगों को बेचा जाए, ये सलाह देते हैं। इससे क्या होता है, जो निजी लोग हैं, यानी निजी कंपनियों, उसको फायदा होता है, और जो पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, उनको घाटा होता है। उन्हें ऊंची कीमत पे चीज़ें खरीदनी पड़ती है। ओबियसली सी बात है, जब सरकार प्राइवेट कंपनी से सामान खरीद के जो पब्लिक लोग हैं उनको बेचेगी, तो इससे क्या होगा, लोगों को महंगा मिलेगा, और जो निजी कंपनी है उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ये बताया गया इसमें। ओके, और 8th पॉइंट अपना नव संस्थावाद। तो इसमें हम देखने वाले हैं नव संस्थावाद किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ नव संस्थावाद होता है क्या। तो नव संस्थावाद में बेसिकली ये अध्ययन किया जाता है जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और जो अपने सार्वजनिक मूल्य हैं, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उसको कैसे वो सॉल्व करते हैं। जो भी जैसे वैश्वीकरण है, यानी ग्लोबलाइजेशन है, उसके सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, उसको क्या करेगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन उसको सॉल्व करेगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे नव संस्थावाद में। ओके, और तकनीकी प्रगति में कौन कौन सी बाधाएं, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन उसे सॉल्व करेगा, उसकी चुनौतियों को लेगा। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नव संस्थावाद का पहला पॉइंट है, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। नव संस्थावाद
संस्थावाद और व्यवहारवाद का मिश्रित रूप है। इसमें आप देख सकते हैं जो ये नव संस्थावाद है, इसमें राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। और ये जो नव संस्थावाद है, नव संस्थावाद क्या है? संस्थावाद और व्यवहारवाद का मिश्रित रूप है, ठीक है। और ये जो नव संस्थावाद है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? जैसे कि आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? नव संस्थावाद की। 1930-50 तक संस्थावाद की अवधारणा को अधिक महत्व दिया जाता था। यानी ये जो टाइम पीरियड है 1930 से लेकर 1950 तक, इस समय क्या है? संस्थावाद को अधिक महत्व दिया जाता था, उस समय इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। और ये नीचे पॉइंट है, संस्थान यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सार्वजनिक मूल्यों में बदलाव जैसे बाहरी दबावों और चुनौतियों का जवाब देते हैं। यानी जो भी संस्थान है, जो भी ये वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और मानव मूल्य, सार्वजनिक मूल्यों के सामने जो भी चुनौती है उनको जवाब देते हैं। किस तरीके से जवाब देते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अध्ययन की जाती हैं नव संस्थावाद में। ओके, इस अवस्था में अधिक विद्वानों द्वारा संस्थानों और व्यक्ति दोनों को राज्य के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाने लगा। और अब हम देख लेते हैं जो नव संस्थावाद है उसके विकास में कौन कौन से जो विद्वान है वो हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जेम्स जी मार्च और सेकंड है जोहान पी ओल्सन। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। विकास में समर्थक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जेम्स जी मार्च और नॉर्वे के राजनीति शास्त्र जोहान पी ओल्सन है। ये क्या, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है नव संस्थावाद में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की आपको समझ में आई होगी और सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ें एक्सप्लेन की है इसमें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लाता हूँ 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर की तो आपको ईजिली मिल सके। और मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।